हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक नई बुक है मेरे साथ और इस नई बुक का आज हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है और एक बहुत अच्छे राइटर है रमेश सिंह की लिखी किताब है और बहुत सारे इसके एडिशन आ चुके हैं। इनफैक्ट ये लेटेस्ट एडिशन है, 16th एडिशन। तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा एक सीरीज वाइज, सिलसिलेवार एक एक करके चैप्टर्स आपको आते रहेंगे। और आज मैं लाइव आया हूँ, एक बोर्ड छोटा सा मैंने जैसे तैसे सेटअप किया है। धीरे धीरे अगर आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी तो डेफिनेटली इसमें और थोड़ा सा बेहतर करेंगे इसको, और इसमें माइक वगैरह सब कुछ लेके आएंगे। अभी थोड़ी दिक्कत है, अभी मैं ट्रायल बेसिस पे कर रहा हूँ कि आपको ये ऐसी क्लासेस चाहिए या फिर पीडीएफ पे चाहिए, जैसा चाहिए आप बताना। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे लोगों के लिए जो ओवरऑल इकोनॉमी को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वो लोग जो बिल्कुल मतलब इकोनॉमी को थोड़ा सा अनरावल करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको घुस के तह से देखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी किताब है। तो ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है और मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत लोग इसको पसंद नहीं भी करते होंगे शायद, लेकिन अभी भी ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर ऐसे एग्जाम जहाँ पे इकोनॉमी पूछी जाती है उसके लिए बेस्ट बुक है। तो इसको मैं आपको नोट, बहुत बल्क है तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम में। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा चंक, पूरा बल्क पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि हमें किसी काम का नहीं है। साथ में मैं एडवाइस करूंगा कि बिफोर स्टार्टिंग में आप एक पेन और एक नोटबुक रख लो, ताकि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखाऊं नोट फॉर्म में लिखाऊंगा वो नोट के तौर पे आप नोट करते चलोगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस बुक को। तो जैसा कि इसका हेडिंग है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर हम देखेंगे जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन के अबाउट है कि भाई इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो इसका पहला जो चैप्टर है वही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो हम लोग इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर वन विच इज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, तो देखिए इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी हमें कवर करना है, बट सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स चीज क्या होती है। इकोनॉमिक्स चीज क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को लोग बहुत बार कहते हैं कि इट्स अ डिसमल साइंस। नो, इट्स नॉट अ डिसमल साइंस, इट्स मोर देन अ डिसमल साइंस। तो जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग डालो, मोर देन डिसमल साइंस। अब मैं बताता हूं क्या होता है डिसमल साइंस, ठीक है। कई लोग इसे क्रिटिक्स करते हैं, इसका क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिक्स को कि इकोनॉमिक्स इतना ही महान होता तो ये पुअर साइंस नहीं कहा जाता। जो ये बहुत सारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुए हैं, जैसे 2008 का क्राइसिस हुआ था, उसे सॉल्व करने में ये फेल हो चुका है, ठीक है। फेल इसलिए फेल हुआ है। तो क्या ये सच में क्या डिसमल साइंस है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि तमाम आप क्रिटिक्स कर लो इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ही है जो आपको ग्रोथ दिला रही है और ग्रोथ की वजह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मोर देन अ डिसमल साइंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक समय हमारी इकोनॉमी में क्या था, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा कंडीशन ये था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत कम थी, लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, ठीक है। तो बहुत तमाम बातों के बाद भी ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है, कहूँगा कि ये ओवरऑल ये साइंस जो है, इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस देखे तो ऐसा साइंस है जो कि बहुत सारे पुअर्स को हेल्प करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करता है। तो क्रिटिक्स किस बात पे की जाती है? नंबर 1 क्रिटिक किया जाता है कि भाई, तो पहला जो क्रिटिक्स कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये एक डिप्रेसिंग और पुअर साइंस, लिख लेंगे कि एक डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस इसे कहा जाता है।
तो डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक ये इकोनॉमी जो है ना एज ए साइंस, इसने वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं करी। आज भी वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो कि आज भी गरीबी से जूझ रही हैं। अच्छा एग्जांपल अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्री को देख लो, अगर आप अफ्रीकन कंट्री को देख लो, कुछ एशियन कंट्रियां हैं वो भी अभी भी बहुत पुअर है। तो इसलिए इसे डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस कह के इसको क्रिटिक्स किया जाता है। जो दूसरे नंबर पे क्रिटिक्स किया जाता है वो है, दूसरे नंबर पे क्रिटिक्स किया जाता है कि भाई इट्स लाइक रिडल फॉर कॉमन, इट्स लाइक रिडल फॉर कॉमन। इसे कहा जाता है कि ये आम आदमी इसको समझ ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि आम आदमी जो इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखता है, उसे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी कि भाई देश दुनिया में तरक्की कैसे हो रही है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, फिलिप कर्व, लॉरेंस कर्व, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें क्या होती है आम आदमी को नहीं समझ में आती है। आम आदमी जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ पाता है, हर बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जानता है कि लोकतंत्र क्या होता है, बट इकोनॉमी के बारे में वो बहुत कम जानकारी रखते हैं। सो इट्स लाइक रिडल फॉर कॉमन, ये रिडल की तरीके से है, पहेली की तरीके से है कॉमन मैन के लिए। तीसरा जो पॉइंट है जिसपे क्रिटिक्स किया जाता है वो है इट इज कॉल्ड फील्ड साइंस। फील्ड साइंस कहके इसको क्रिटिक्स किया जाता है। अब फील्ड साइंस क्यों कहा जाता है इसको? फील्ड साइंस कहने के पीछे लॉजिक ये है कि कई बार वर्ल्ड ने बहुत सारे डिप्रेशंस देखे हैं। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसको इकोनॉमी ब्रेक नहीं कर पाई। उसके अलावा 2008 का यूएस का जो सब प्राइम लेंडिंग हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं कि भाई वैसे लोगों को भी लोन दिया गया था उस समय जो कि क्रेडिट वर्दी नहीं थे, इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं होने के बाद भी लोन दिया गया और वो पे नहीं कर पाए तो बहुत सारा एनपीए हुआ, बैंक फेलियर शुरू हो गया, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई। तो कई बार ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता इकोनॉमी, बहुत डायनेमिक चीज़ें होती है तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसको फील्ड साइंस कह के भी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन क्या ये तीनों बातें जो हैं, या फिर एक बात और कही जाती है इसके बारे में कि ये जो है ना, लोग नॉलेज रखते हैं इकोनॉमी का, अगर किसी के पास नॉलेज आ भी गया तो अप्लाई नहीं करता है। सो नॉलेज वर्सेस यहाँ कह सकते हैं एप्लीकेशन इज वेरी गुड। मतलब एप्लीकेशन बहुत कम रखेंगे, नॉलेज अगर ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉलेज ज्यादा है लोगों के पास, बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो आम जनजीवन में उसे अप्लाई ही नहीं करेंगे, एप्लीकेशन उसका नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। तो इन चार बातों पे मेनली इकोनॉमी को कहा जाता है कि इट्स लाइक डिस्मल साइंस, बट मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला इट्स मोर देन ए डिस्मल साइंस, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम रमेश सिंह बुक। क्यों कहा गया है मोर देन ए डिस्मल साइंस? बिकॉज तमाम इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी यही इकोनॉमी है जिसने वर्ल्ड को रास्ता दिखाया है। वर्ल्ड जो राइज किया है, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ग्रो की है, यूएस हो, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रियां हो, सब एक समय में एग्रेरियन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। वहाँ पे भी ऐसी ही गरीबी थी, वहाँ पे भी यही दिक्कतें थी, लेकिन ये इकोनॉमी का एप्लीकेशन ही है वहाँ पे कि भाई उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखा, ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ को उन्होंने अपने जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ। आज भी वो देश डेवलप हैं और डेवलप कर रही है दनादन। तो ये इकोनॉमी को हम लोग, इसका रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी डिस्मल साइंस कह लो इसको, इसके रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन था। लेकिन यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम इकोनॉमी को जो है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन ना करें। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। इकोनॉमिक्स को डिफाइन बहुत लोगों ने बहुत तरीके से किया है।
ठीक है, लेकिन हमें एक फॉर्मल डिफिनीशन चाहिए, तो हम एक जो है अपना एक डिफिनीशन हम जो रमेश सिंह के बुक के हिसाब से वो देख लेते हैं क्या है। तो इकोनॉमिक्स को दोस्तों अगर देखा जाए तो डिफिनीशन के तौर पे कहा गया है कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफिनीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको कहा जाता है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे कंज्यूम होती हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो कंज्यूम नहीं होगा, तो सब इंटरकनेक्टेड। सो लिखेंगे इस चीज को, तो the study of how goods and services are produced, distributed and consumed, ठीक है। So it is the study of how goods and services are produced, distributed and consumed. Simple. But जितना सिंपल ये डिफिनीशन लगता है दोस्तों उतना सिंपल है नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज किसको क्या चाहिए आपको क्या पता, ठीक है। तो आप उसके लिए डिमांड देखोगे। डिमांड कैसे बनती है, जब इनकम होता है। तो बहुत जटिल है चीज़। इनफैक्ट अगर प्रोडक्शन लेवल पे आओगे तो तमाम कॉस्ट है, उसका प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल का तमाम चीज़ आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा सप्लाई चेन आ जाएगा, कंज्यूमर का पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन लोग क्या कंज्यूम करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे नंबर 1 देखेंगे। इंपॉर्टेंट इस डिफिनेशन में क्या क्या निकल के आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, गुड्स ऐसी चीज़ होती है जो कि फिजिकली आप छू सकते हो। आपने एक पलंग खरीद लिया, आपने एक लेट्स से कि किताब खरीद ली, दीज ऑल आर, जहाँ पे फिजिकल चीज़ उपलब्ध है उसे गुड्स कहते हैं। सर्विसेज वैसी चीज होती है जहाँ पे आप सर्विसेज लेते हो। मान लो आपने लेट्स से कि हेयर कट लिया, तो वो सैलून वाला जो आपको सर्विस दिया है वो आपका बाल काट के दिया, ठीक है। सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रेड आता है, तमाम ऐसी एक्टिविटी आती है, ठीक है। मसाज आप करवा लो, वो भी एक सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विसेज नंबर 1। नंबर 2 प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर 4 कंज्यूम्ड। इन 4 मेनली चीजों से बना है अपना डिफिनेशन। सो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आप, सॉरी फॉर द साउंड, थोड़ा सड़क के किनारे अभी मैं रह रहा हूँ, मतलब सड़क के किनारे घर है। तो एक और चीज रमेश सिंह की बुक में लिखी गई है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दोनों क्या होती हैं आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे पहले दोस्तों। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है और सम काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन आपको एक्सपेक्टेड है, मोटिव है उसके पीछे। मोटिव ये है कि भाई आपको कुछ गेन चाहिए, कुछ प्रॉफिट चाहिए। जैसे बिजनेस कोई सेटअप कर, प्राइवेट सेक्टर है, तो वहाँ पे मोटिव क्या है, गेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये टारगेट है। तो वैसी एक्टिविटी को क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लो एक रेडी वाला सब्जी लगाया हुआ है, आपको बैगन बेच दिया उसने, आपने बैगन खरीदा, उसको पैसे दिए, उसकी लागत से थोड़ा ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ, उसको मज़ा आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपने बैगन खाया, आपको मज़ा आ गया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे हो सकता है कि मनी इन्वॉल्व है बट वहाँ पे गेन और प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत वो हैं, स्पिरिचुअल हैं, कह सकते हैं,
धर्म में काफ़ी विश्वास रखते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, तो आप गए और मान लो कोई सा भी मंदिर है, वहाँ पे आपने चढ़ावा 100 रुपये दे दिया, 100 रुपये वहाँ पे आपने दे दिया। मनी तो इन्वॉल्व है, लेकिन इस मनी से किसी को कोई फायदा है क्या? इस मनी को का यूज कहाँ होगा? ट्रस्ट में जो है प्रसाद बनाने में, तमाम चीज़ों में हो जाता है। अब इसमें गबन का एंगल मत लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मनी जो है एक गेन के लिए नहीं खर्च की गई है, या फिर एक्टिविटी जो है गेन के लिए नहीं है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहलाए। इस तरीके से आपको समझना जरूरी था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। दोस्तों इस क्लास को यही एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा एक टर्म है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल माइक्रो और मैक्रो से बढ़ के इस चीज़ की यूज हो रही है इकोनोमेट्रिक्स, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा हम देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। तो अगले वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। टिल देन अभी मैं कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, बहुत सारे लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप इस तरीके की क्लासेस आपको चाहिए, तो मैं लेके आऊँगा फर्दर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।